आप क्या प्लान कर रहे हो 2026 में एक फैमिली कार लेने का, और बजट भी है इतना कि अपनी सारी की सारी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो सकती है एक 7 सीटर या फिर 6 सीटर कार लेने की। तो आज मेरे पास है महिंद्रा की 7XO, बट ये पेट्रोल वेरिएंट है जो कि फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बहुत सही लगता है। डीजल तो मत ही लेना, खैर अगर फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ माइलेज देखनी है तो ले सकते हो, लेकिन ये 6 स्पीड ऑटोमेटिक है। देखते हैं इसमें क्या क्या है। बट आज का वीडियो मैं स्टार्ट करूंगा सिर्फ आपको ये स्टैट्स दिखाते हुए। ये मैंने 165 किलोमीटर चला ली है, जो कि मैं ऑलमोस्ट 2.5 घंटे से चला रहा हूँ, और उसने माइलेज मुझे दी है 11 किलोमीटर की। सिर्फ 11 किलोमीटर की नहीं, ये गई थी 14 किलोमीटर पे भी। अभी मैं रुका हूँ और यहाँ पे टोल है जहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो 11 किलोमीटर की माइलेज दी है इसने मुझे। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि आज मैंने इसको बहुत ज्यादा चलाया और मेरे को इसकी सारी कमियां भी पता चल गई और अच्छाइयां भी पता चल गई। बट अगर आप कोई कार लेना ना, तो आपको सबसे पहले इंजन के बारे में भी जानना चाहिए। ये एम स्टैलियन T GDI इंजन है 2 लीटर का, यानी कि 1997 सीसी का ये जो है इंजन है। इनलाइन 4 है, 200 bhp क्रैक कर देता है 5000 आरपीएम पे, एंड 380 Nm ऑफ टॉर्क 1750 यानी कि 1750 आरपीएम से एंड 3000 आरपीएम तक मिल जाता है। तो ये एक परफॉर्मेंस व्हीकल, एक फैमिली ओरिएंटेड और एक ऐसा बोलेंगे इसको कि सॉफ्टवेयर ड्रिवन व्हीकल यानी कि SDV की कैटेगरी में आती है। इस वीडियो को बहुत शॉर्ट रखना है मुझे, इसलिए मैं बहुत ही शॉर्ट में बता दूं कि ये BI LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, न्यू DRL है, न्यू शेप है कार की आगे से, सेंस प्लस एडास लेवल 2 के साथ में आता है, जिसके की सेंसर्स और रडार सिस्टम आगे की तरफ दिखते हैं। इस कार की हाइट 4695 mm है, यानी कि मेरे जैसा जो इंसान है 5'11" का, उसकी हाइट से हल्की सी ऊपर है, और मतलब इतना सा फर्क है, इतना सा बस। लेकिन हाँ ये है कि आपको लेवल वाला एक फील आएगा। 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, 19 इंचेस के व्हील्स है। फ्रंट जो डिस्क है वो वेंटिलेटेड है, यानी कि उसमें से हवा आर पार जाती है, और जो रियर डिस्क आपको यहाँ पे मिलती है ये सॉलिड डिस्क ब्रेक्स है। 60 लीटर्स की यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, जिसमें कि अगर अंदर से इसको देखेंगे तो ये ऐसा सा दिखेगा, यानी कि डायरेक्ट इनपुट है इसमें। बैक से देखते हैं तो XUV 700 की ही याद दिलाती है, बस कुछ चीज़ें इसके अंदर नहीं है, बैजिंग नहीं है, और कुछ डिज़ाइन इस टाइप का दिखता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं। लेकिन 240 लीटर्स का इसका यहाँ पे ये छोटा सा बूट स्पेस मिलता है। अगर आपको इसको बढ़ाना है, जैसे कि मैंने अभी बैग रख रखा है और ये रखा है, अगर बढ़ाना है तो इस सीट को फोल्ड कर सकते हो आगे, तो फिर ये जो है आप इसके अंदर काफ़ी सारा सामान रख सकते हो। एक बार पीछे चल के दिखाता हूँ कि जो रेयर पैसेंजर होंगे उनको कितना स्पेस मिलेगा। काफ़ी अच्छा खासा डीप स्पेस है यहाँ पे, और ये 2 स्टेप तक पीछे जा सकती है ये वाली सीट। ये जो है वेंटिलेशन का बटन है यहाँ पे, जिसकी वजह से जो पीछे पैसेंजर बैठे होंगे रेयर पैसेंजर, उनके पास में वेंटिलेशन का ऑप्शन है, मतलब उनको पसीने नहीं आएंगे। बट पीछे वाली सीट वालों का क्या, उनके पास वेंटिलेशन नहीं है। पीछे वाली सीट पे एंट्री करने के लिए इसको ऐसे पकड़ के टम्बल डाउन करना पड़ेगा, ऐसे करके पकड़ना पड़ता है। तो सिंगल हैंडेड ऑपरेशन दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से जो है आराम से जा सकते हो, ज़्यादा बड़ा इंसान नहीं बैठ सकता। 5 फुट 5 इंचेस का इंसान जो है इसमें कंफर्टेबली बैठेगा, और ये वाली सीट भी रिक्लाइनेबल है। बट एक इशू मेरे जैसे लोगों को लगता है कि सेंटर वाली जो सीट है ना, इसको भी एडजस्टेबल होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे कस्टमाइजेशन जो है वो लिमिट हो जाती है कि आप पीछे वाले को बिल्कुल स्टैटिक ही स्पेस दोगे। बाकी ये लग्जरी वाला वेरिएंट है, तो इसके अंदर ये इस टाइप के मटेरियल यूज कर रखे हैं, लेदरेट मटेरियल है। यहाँ पे ये डुअल टच है, तो मतलब फील एंड गुड फैक्टर है। BYOD यानी कि ब्रिंग योर ओन डिवाइस करके यहाँ पे जो है आप महिंद्रा से खरीद के डिवाइस लगा सकते हो। पीछे वाले लोगों के लिए कोई ऐसा एंटरटेनमेंट नहीं है। हाँ वो ये है कि अगर बच्चे बैठे हैं तो वो ये वाली स्क्रीन पे देख सकते हैं। बाकी रेयर पैसेंजर के लिए यहाँ पे ये कर्टन भी है। तो चलो चलते हैं ड्राइव स्टार्ट करने के लिए। बाहर जो है बहुत ज़्यादा शोर है, और अंदर का जो कैबिन है, यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि बाहर कितना शोर था और अंदर आते के साथ ही कितना शांत हो गया हूँ मैं। तो ये जो सारे ग्लासेस है ये अकूस्टिक 100% अकूस्टिक वाले तो नहीं है, लेकिन हाँ ये रिडक्शन कर देते हैं। साउंड में 7%, लाइट के अंदर 5%, यूवी में 4%, ऐसा करके। बहुत तेज सनलाइट है उधर। ये वाली स्क्रीन जो है वो आपको ब्लैक ही दिखेंगी, लेकिन मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं कार को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहली बात तो इस कार में इंजन का जो शोर है वो बहुत ही कम है, और ये सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट में है। डीजल वाले में अंदर जो है वो ग्रोलिंग और वो जो गूं वाला साउंड है वो जरूर मिलता है। तो इसमें ये जो स्क्रीन से इनकी ब्राइटनेस अगर चेक करोगे तो इतनी धूप में भी बहुत सही है। अभी तो अपोजिट साइड है, अभी जब मेरे पीछे हो जाएगी ना सनलाइट तब ज्यादा अच्छा है इसमें दिखेगा। बट ये स्क्रीन एंटरटेनमेंट है। ये वाली स्क्रीन जो होगी इंफोटेनमेंट हो गई, और ये वाली स्क्रीन जो हो गई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो गया। एक प्लस पॉइंट है जहाँ पे ये कार जीतेगी कि बेस मॉडल जो है 13,66,000 रुपीज का, यानी कि 14 लाख रुपए या 14.5 लाख रुपए का जो पड़ेगा, उसमें भी जो ये तीनों स्क्रीन आपको मिलेंगी, और बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिलेंगे जो इस सेगमेंट की जो कार्स हैं वो अपने अपर सेगमेंट में देती हैं। अगर ये सोचें कि इतनी बड़ी कार की
जो इतनी हैवी भी है और इतनी लार्ज भी है, चाहे विथ हो, चाहे इसकी हाइट हो या फिर इसकी लेंथ हो, उसकी हैंडलिंग कैसी है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं इसका ये ना स्टीयरिंग, ये देखो बॉडी रोल। अगर आप ऐसे कभी झूलो तो ये बॉडी रोल जो है इतना इसके अंदर फील होता है। लेकिन एक मैं बात बताऊं कि मुझे तो कोई बॉडी रोल इसके अंदर फील ही नहीं हुआ। सामने देखो वहाँ पे ये एक टर्न आ रहा है, अब मैं टर्न लेता हूँ। अगर प्रैक्टिकल बॉडी रोल की बात करें तो इसमें कोई खास बॉडी रोल है नहीं। अगर जानबूझ के कोई इंसान ऐसे 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 करता है, हिलाता है, तो वहाँ पे जो है बॉडी रोल फील होता है हल्का सा। बिकॉज महिंद्रा इस बारी सस्पेंशन से खेली है भाई साहब, उन्होंने कमाल किया है। उन्होंने क्या किया है कि ऐसा एक वॉल्व बेस्ड एक ऐसा कंप्रेशन सिस्टम बनाया है जो कि आपकी जो डी फोर्स है यानी कि रिवर्स फोर्स, उसको सस्पेंशन को ना डैम्प कर देगा। अब वो एक डैम्पिंग ऐसा प्रोसेस है कि वो गड्ढे पे जब जाएगा, जैसे टाटा भी यूज करती है, उनका FDD करके है कि वो जो है फ्रीक्वेंसी डिफरेंशियल डैम्पिंग समथिंग करके उनका FDD, महिंद्रा का भी कुछ ऐसा है। बट इनका जो FDD है या फिर इनका जो वो मैकेनिज्म है ना, वो काफ़ी इम्प्रेसिव सा फील तो होता है अंदर बैठ के। क्योंकि आप अगर एक्सट्रीमली इसको गड्ढे पे लेके जा रहे हो तब तो कोई भी गाड़ी उछल जाएगी, लेकिन अगर आप इसको ऐसे रोड्स पे चलाते हो और स्पीड में चलाते चलाते भूल जाते हो ब्रेक करना, और सामने एकदम से सडनली आपके स्पीड ब्रेकर आ जाता है या फिर कोई गड्ढा आ जाता है, तो वहाँ पे ये जो है कमाल कर रही है। बिकॉज ये देखो, जैसे अभी बीच में एक छोटा सा गड्ढा आया था, आपने देखा भी नहीं क्योंकि कार हिली भी नहीं। अब इस कार में ना इलेक्ट्रॉनिक्स भर भर के है, जैसे कि आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल एडेप्टिव है, ये ADAS लेवल 2 प्लस सेंस के साथ में यहाँ पे जो है मीडिया कंट्रोल्स, आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प, यहाँ पे जो है वाइपर्स और ऑटोमेटिक, यहाँ पे बहुत सारा सॉफ्टवेयर सिस्टम है। म्यूजिक सिस्टम हरमन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम है, 16 स्पीकर्स का जो कि 1400 वॉट का आउटपुट देता है विद एम्पलीफायर है, और 6 इंचेस का वूफर लगा हुआ है इसके डिग्गी में। हर कोई इंसान जो भी इसको लेगा वो कभी भी इसको बहुत तेज स्पीड में नहीं चलाएगा, बिकॉज ये एक फैमिली कार है। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ये सीरियस कार है, एक आपको सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोचना है। इसके अंदर पावर लैग आपको कहीं पे भी फील नहीं होगा। अगर आप मान लीजिए कि कोई परफॉर्मेंस कार से इसमें बैठते हैं तो ऑब्वियस है, फैमिली कार है तो फैमिली कार का माइंडसेट बना के इसमें बैठना है, तो ऐसा पावर लैग एज इट इज तो मुझे कुछ लगा नहीं। इसकी अगर हैंडलिंग की बात करूं तो जैसे मैंने बताया, इसकी हैंडलिंग मुझे बहुत स्मूथ लगी। एक फैमिली कार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एग्रेसिव नहीं है और बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। इसकी जो हैंडलिंग है मिड रेंज में है। अगर स्टीयरिंग एक्यूरेसी की बात करूं तो इसका जो स्टीयरिंग है वो ऑलमोस्ट 82 to 84 या 85% के आसपास जो है वो एक्यूरेट है। इतनी बड़ी कार को स्पीड में रोकना वो भी बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे मैं 90 की स्पीड पे हूँ, आपको एकदम से मैं ना ये स्पीड डाउन करके दिखाता हूँ। ये देखो, इतनी बड़ी कार को मतलब जब ये रोक रही है तो आप झटका नहीं मार रही है। ब्रेक्स बहुत ज्यादा ना ऐसा है जैसे बहुत ज्यादा डैम्ड है ब्रेक, ऐसे करके ग्रेजुअली ब्रेकिंग हो रही है। ऐसे नहीं हो रही कि खट से ब्रेक लग गई और खट से वहां पे जो है पीछे वाला बंदा जो है वो एकदम से घबरा गया कि इसने क्या कर दिया। बहुत स्मूथली इसकी जो ब्रेक्स है वो काम कर रही है। तो मेरे को इसकी जो एक्चुअल माइलेज जो मिली है वो 13 किलोमीटर्स के आसपास की मिली है, 13.5 समथिंग। तो वो ऐसे मिली है कि मैंने लगा दिया क्रूज कंट्रोल और मैं जा रहा था इससे। एक होटल है जैसलमेर में जो कि है फोर्ट रजवाड़ा, उससे मेरे को अभी जाना है जोधपुर के एयरपोर्ट, और अभी भी मेरे पास में 91 किलोमीटर्स बचे हुए हैं जाने में। और मेरी फ्लाइट का जो टाइमिंग है, बोर्डिंग टाइम, वो है 3 बजे का जो बोर्डिंग टाइम है। तो मुझे 2 बजे तक पहुंचना है, 1 घंटा पहले। तो मैं बीच में ये सोच रहा था कि यार इसकी माइलेज ही चेक कर ली जाए। बट जब बात आती है 25, 26, 27 लाख रुपए की और एल वेरिएंट यानी कि लग्जरी लाइन वेरिएंट की, तो उसके अंदर अगर आप ये सोचो कि नहीं भाई हम माइलेज नहीं देखेंगे, तो माइलेज देखो। क्योंकि डीजल वेरिएंट तो ज्यादा माइलेज निकाल रहे हैं, थोड़ा सा उसके अंदर जो है परेशानी है। बिकॉज जो साउंड है वो बाहर से कहीं से नहीं आता, साउंड आता है यहाँ से, इस तरफ से साउंड आ रहा है, डैशबोर्ड के पीछे से साउंड आता है कार के अंदर डीजल वेरिएंट में। और पेट्रोल वेरिएंट में तो कोई साउंड नहीं है, बहुत स्मूथ है कार। बट यहाँ पे ये 13 किलोमीटर की माइलेज है और वहाँ पे आपको 15-16 किलोमीटर की जो माइलेज है वो अचीव हो जाती है। ऐसा मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर चला के दिखाया है कि भाई इतनी माइलेज मिल रही है। अभी भी मेरे को थोड़ा सा लॉन्ग रन मिल जाए तो मैं इसमें भी दिखा दूँ। अच्छा, ड्राइवर के लिए जो फील एंड टच होता है ना, बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पे स्टिचिंग है, जो फील है वो कार का बहुत अच्छा है। जो बटन्स है वो पियानो ब्लैक है, तो यहाँ पे स्क्रैचेस लगने के चांसेस है। पियानो ब्लैक ना एक्चुअली ये भी है,
तो यहाँ पे भी चांसेस हैं स्क्रैच वगैरह लग जाएंगे, बट आप इसको मेंटेन करके रखना, लेमिनेशन वगैरह कुछ कराना इसके ऊपर, इस स्क्रीन के ऊपर भी लेमिनेशन कराना, क्योंकि बहुत बड़ी स्क्रीन है। अब किसी ने कुछ मार ही दिया इस पर तो बहुत लंबा खर्चा हो सकता है, लेकिन जो फील और जो टच है, जिस तरीके से बटन ये काम कर रहे हैं ना, वो ऐसा लग रहा है कि अच्छा खासा वाला एक जो प्लास्टिक होता है हाई क्वालिटी वो यूज़ हुआ है। मटेरियल चॉइस जो है वो काफ़ी अच्छी है। इस तरफ से देखोगे ये वाला जो पोर्शन है, जैसे सेंट्रल कंसोल हो गया, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा खाली खाली सा या फिर कुछ बल्कि बल्कि सा नहीं है। यहाँ पे जो है ठीक सा है, जितनी चीज़ें चाहिए उतनी चीज़ें हैं। बट इस वाले वेरिएंट में अगर इस तरफ देखोगे तो यहाँ पे कोई मोड का बटन नहीं दिया हुआ। अभी डीएक्टिवेट भी हो सकता है बिकॉज ये प्री प्रोडक्शन कार्स हैं, और कुछ इसके अंदर एडास के अंदर भी ट्यूनिंग होगी, बिकॉज जब हम क्रूज कंट्रोल एक्टिव करते हैं तो वहाँ पे वो बोलता है कि फ्रंट कोलिजन ब्रेकिंग आप जो है वो ऑन कीजिए, तभी मैं ऑन होऊंगा। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे कि ये जैसे ही मैं एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल करूंगा तो ये बताएगा स्टैंड बाय पे है। जैसे ही मैं इसके स्पीड बढ़ाने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे ये वाला जो है नोटिस देता है। अब मैं यहाँ से जाके इसका फ्रंट कोलिजन ऑन करता हूँ, तो सिंगल हैंडेड था तो मैंने जल्दी से कर दिया है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो अब ये अपने जो है एडास पे आ चुका है। अब इसने लेन वेन पकड़नी स्टार्ट कर दी है, फॉर फ्रंट कोलिजन जो है वो इसने एक्टिवेट कर दिया। अब ये अपने आप ही ब्रेक लगाएगा, वो देख के ये देखो। तो अभी तो खैर मैंने भी पैर रखा हुआ है, बट अगर इसको पता चल जाए सही तरीके से कि एडास को कि सामने कोई है और विजिबिलिटी भी ठीक ठाक सी हो, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ें काम करती है। अब यहाँ से मैं इसका एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल दोबारा से ऑन करता हूँ, स्टैंड बाय पे लेके जाता हूँ इसको, और इसकी जो स्पीड है उसको इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे ये एक्टिव हो गया है और इसने स्पीड पकड़ ली है। अब 80 की स्पीड पे चल के देखते हैं इसको। इसमें लेन असिस्ट ऑन किया हुआ है मैंने, और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल अपने आप ही ऑन, मतलब दोनों चीज़ें साथ साथ में ऑन हो जाती हैं वो। अब देखते हैं कहाँ से पकड़ता है। अब देखो ट्रक है, मेरे को बहुत ज़्यादा डेंजरस फील आता है इसके अंदर, लेकिन फिर भी मैं दिखाऊँ तो कुछ ऐसा सा जो है इतना इंटरेस्टिंग है कि इसने गाड़ी जो है खुद ब खुद मोड़ दी है। लेन चेंज नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकता, ऐसे करके वार्निंग भी देगा कि भैया स्टीयरिंग पकड़ लो। और अभी देखो तो ट्रक जो है वो आगे दिख रहा है, इसने भी अपनी स्पीड जो है कम कर ली। देखो ये जो पिलर ए है, इसकी जो लोकेशन है, आप यहाँ से देखो तो कुछ फ़र्क पता नहीं चलेगा। मैं ये ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सिखा रहा हूँ। मैं यहाँ बैठा हूँ तो ड्राइवर को स्टीयरिंग इतना दिखता है, इतना सा, तो यहाँ पे जो है कुछ ऐसा सा आपको दिखेगा। तो बहुत ज़्यादा जो है ब्लाइंड स्पॉट नहीं है इस तरफ भी कोई बहुत ज़्यादा ब्लाइंड स्पॉट नहीं है, मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि ये पिलर है भी या नहीं, क्योंकि सीट की और पिलर की जो एंगल होता है ना, अगर वो सही से मैच ना हो तो वहां पे गड़बड़ हो जाती है, चाहे पिलर कितना ही पतला लगा लो। ये जो पिलर होता है ना, ड्राइवर सीट के एक एंगल पे होता है, ये एक मैथमेटिक्स होती है। और जो हमारी आंखें होती हैं ये दो होती हैं, तो दो आंख, लेफ्ट वाली जो है वो आगे देख रही है, राइट वाली भी आगे देख रही है, लेकिन राइट वाली आपके राइट हैंड साइड पे भी देखती है, बट वो लो रेजोल्यूशन पे देखती है। जैसे ही आप अपना मुंह मोड़ते हैं, अपना सर ऐसे मोड़ते हैं या आंखें घुमाते हैं, तो वो हाई रेजोल्यूशन विजुअल्स जो है वो आपको देने लग जाती हैं। तो वहां पे ये जो पिलर होते हैं, अगर इनको सही एंगल पे डाला जाए, चाहे मोटे हों चाहे पतले हों, तब भी आपको एक अच्छा खुला हुआ यहाँ से विदाउट एनी ब्लाइंड स्पॉट एक व्यू मिलता है। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है गाइस, और इसमें यहाँ पे कोई एचयूडी या फिर स्क्रीन बेस्ड कोई भी एचयूडी नहीं दिया। ओवरऑल बात करूँ इस कार के कंफर्ट की, इसके जो विजुअल्स हैं वो जिस तरीके से ये रूमीनेस दे रही है, ऊपर से हो चाहे वो नीचे से हो, या फिर इसके अंदर कितनी प्रैक्टिकल चीज़ है, तो अगर मैं इसको नंबर देना चाहूँगा, जिस हिसाब से मैंने ये कार चलाई है इतना किलोमीटर्स, और मैंने अभी तक आपको ना इसका कुछ भी ऐसा नहीं बताया कि जैसे कि ये बटन किसका है, ये बटन किसका है, वो ज़्यादातर फीचर्स हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं अपना ड्राइव एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताऊँ, अगर आप ये खरीदने के लिए जा रहे हो, तो मैं इस कार को 8.5 नंबर दूंगा एज अ फैमिली कार, और वो भी इस प्राइस ब्रैकेट पे जितनी चीज़ें मिल रही हैं। 8.5 जो है वो काफ़ी सही नंबर आ जाते हैं। अब ये जो 1.5 नंबर है, ये क्यों काटा वो मैं बता देता हूँ। मेरे को लगता है कि और ज़्यादा रिफाइन होनी चाहिए अब ये कार्स, बिकॉज जो पहले से चलता चला आ रहा है वही अगर आगे परोस दिया जाएगा तो ये सही बात नहीं है। अब तो ईवीज का ज़माना है, तो लोग ज़्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा रहे हैं, तो हमें पेट्रोल डीजल वाले भी इतने ज़्यादा स्मूथ बना देने चाहिए व्हीकल, कि अगर कोई ये सोचता है कि यार मेरे को तो प्रॉब्लम है अब, क्योंकि फैमिली व्हीकल की बात ही हो रही है यहाँ पे एसयूवी की बात नहीं हो रही। और वैसे भी ये प्रॉपर एसयूवी नहीं है, एक फैमिली काइंड ऑफ एक व्हीकल है जो कि फ्रंट व्हील ड्राइव है, यानी कि जिसके चारों पहिए नहीं चलते, ओनली फ्रंट व्हील चलेंगे। SDV यानी कि सॉफ्टवेयर ड्रिवन व्हीकल की कैटेगरी के अंदर आती है। इसको आप एक टाइप ऑफ मल्टीपर्पज व्हीकल भी बोल सकते हो, और SUV स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल भी बोल सकते हो, बट ये ऑफ रोडिंग नहीं कर सकती।
तो उन सब कार में क्या चाहिए, आराम। तो यहाँ पे जो है आराम में थोड़ा सा वाइब्रेशन कंट्रोल और थोड़ा सा जो साउंड कंट्रोल है वो ज़रूर होना चाहिए। बट पेट्रोल वेरिएंट में नंबर आ जाते हैं बिकॉज इसके अंदर ना तो कोई वाइब्रेशन है और ना ही बहुत ज़्यादा साउंड अंदर आता है। तो आज की कोशिश थी बताने की कि मुझे कैसा लगता है। नेक्स्ट वीडियो अगर आपको देखना हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वैसे आपको देखना ही होगा, प्लीज़ कर लो ना यार सब्सक्राइब प्लीज़।